हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसलर्स। और आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 है और ये इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें आपने कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शंस के इक्वेशंस देखे थे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने जानी थी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और आज हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, राइट। तो पहले तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है एटम्स का, जिससे नए नए सब्सटेंस बनते हैं। मतलब क्या होता है, बेसिकली एटम्स का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और नए नए बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब हम कुछ सब्सटेंसेस को कंबाइन करा के एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाने वाले हैं, राइट। मतलब इसमें कॉम्बिनेशन दिखने वाला है, आपको कुछ कंबाइन होने वाला है, राइट। सो हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। A reaction, यहाँ पे देखिए, a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction। एक ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स की मदद से, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस इस टाइप के रिएक्शन का एक एग्जांपल है हमारे पास एक्टिविटी 1.4। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 1.4 में हमने लिया है CaO विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम क्विक भी बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप स्लेग लाइम भी बोलते हैं। ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। Just a minute। ये एक तरीके का क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि CaO एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि CaO क्या है। इसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ये क्विक लाइम है। और ये इसे चूना बोल सकते हो आप। ये वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो CaO के अंदर जब हम वाटर मिक्स करते हैं, एक बीकर लिया है हमने बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में। एक बीकर है और उसके अंदर CaO पड़ा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड पड़ा हुआ है, उसके अंदर हमने डाल दिया पानी, ठीक है। तो जब वाटर और CaO रिएक्ट करते हैं तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, ठीक है, जिसको हम स्लेट लाइम बोलते हैं। फार्मूला है Ca ब्रैकेट के अंदर OH होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। तो अब ये जो रिएक्शन होती है तो इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो यही है कि ये एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट एमिट हो रही है, मतलब हीट निकल रही है, राइट। हमने हीट डाली नहीं है, हमने हीट पुट इन नहीं किया है। हमने ऐसा नहीं किया है कि बीकर को हम हीट अप कर रहे हैं तब जाके रिएक्शन हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने क्विक लाइम और वाटर को एक दूसरे के साथ कंबाइन करवाया और इस कॉम्बिनेशन से हीट रिलीज हो रही है। इसी टाइप के रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, जिनमें से हीट निकलती है। और सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि बबल्स और एक हसलिंग साउंड क्रिएट होता है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जब भी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो बबल्स क्रिएट होंगे और हसलिंग साउंड प्रोड्यूस होगी रिएक्शन के दौरान, ठीक है। ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर, ये देख सकते हैं ये वाला जो साइड होता है इसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उस टाइप के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। इसी के अंदर हम वाटर को मिक्स करेंगे, ठीक है। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप स्लेट लाइम भी कहते हैं। ये रिएक्शन यहाँ पे भी लिखी हुई है। अब यहाँ पे कुछ लोग एक और काम करते हैं, यहाँ पर हीट और लिख लेते हैं, हीट।
क्योंकि हीट भी रिलीज़ हो रही है, राइट? मतलब ये रिएक्शन हो रहा है तो हीट रिलीज़ हो रही है। तो हम आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही रिएक्शंस एकदम सही हैं। चाहें तो आप ये फिज़िकल स्टेट्स भी मेंशन कर सकते हैं। CaO हमने सॉलिड नेचर में लिया है, ठीक है? H2O को हमने लिक्विड नेचर में लिया है, ठीक है? वहीं पे CaOH2 हमारे पास एक्वस नेचर में क्रिएट होता है। एक्वस मतलब कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो वाटर में डिज़ोल्व्ड होते हैं, उस टाइप के एलिमेंट्स को, उस टाइप के जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम एक्वस में नापते हैं, उनको हम एक्वस बोलते हैं। और हीट भी रिलीज़ हो रही है तो इसलिए हम इसमें प्लस साइन लगा करके हीट दिखा रहे हैं। तो आई गेस ये रिएक्शन आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, इसको समझते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है, वॉल्स। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो स्लेक लाइम है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए, है ना? मतलब जो चूने का पानी होता है, चूना लिया, उसके अंदर पानी मिलाया और चूने का पानी बन गया, जिसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं। इसका यूज़ करते हैं हम वाइट वॉशिंग के लिए। अब वाइट वॉशिंग क्या होता है? वाइट वॉशिंग ये होता है कि जब दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तो उनको क्लीन अप करने के लिए हम वाइट वॉशिंग करवाते थे, ठीक है? और ये एक तरीके का ओल्ड मेथड है जहाँ पे हम चूने का पानी का यूज़ करते हैं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो जैसे ही जब हम उसे वॉल पे मारते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर के अंदर, ताकि वो एक पतली सी लेयर बना सके कैल्शियम कार्बोनेट की। ओके, वॉल के ऊपर एक पतली सी लेयर वो बना सके कैल्शियम कार्बोनेट की। इसका मतलब CaOH2 जो है वो बेसिकली किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है? CaCO3, राइट? इसी को हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। यहाँ पे रिएक्शन भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, वो एक एक्वस स्टेट में था। क्यों? क्योंकि वो पानी में मिला हुआ था, राइट? मैंने अभी बताया कि CaO और H2O को मिलाया तो आपका क्या बन गया? ये चीज़ बन गई, राइट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक्वस नेचर में आपको मिलेगा। ये जब हमने वॉल के ऊपर जब हमने इसको वॉल के ऊपर डाला, एग्जाम्पल के लिए वॉल है, ठीक है? तो वॉल के ऊपर जब हमने CaOH2 को डाला तो ये होगा क्या कि ये जो सोल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा जो कि एयर में प्रेजेंट है, राइट? आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है। तो ये जो सोल्यूशन है इसके साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके साथ H2O भी बनेगा। H2O मतलब पानी। यहाँ इन सब के फिजिकल स्टेट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है? तो आप इस रिएक्शन को इधर से और ढंग से समझ सकते हैं इस रिएक्शन की मदद से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, ठीक है? और वाटर भी इसके साथ साथ रिलीज होगा। यहाँ पे एक और चीज़ दिमाग में रखनी है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days, 2 या 3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर क्रिएट होती है, ठीक है? आफ्टर वाइट वॉशिंग, मतलब वाइट वॉशिंग के 2-3 बाद होगा ये काम, जिसकी वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसकी वजह से एक शाइनी फिनिश मिल जाती है वॉल को, मतलब वॉल बेसिकली चमकने लग जाती है, ठीक है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है कि जो मार्बल जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी CaCO3 होता है। तो आप इसको दिमाग में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर मार्बल, तो ये आपका फार्मूला है मार्बल के लिए, CaCO3। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। पहला है बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है? हमने यहाँ पे कार्बन लिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो इसका मतलब हम उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी भी चीज़ को बर्न करा तो मैं उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कार्बन है मेरे पास, उसके अंदर मैं ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसे बर्न कर रहा हूँ। और बर्न करके मेरे पास क्या बनने वाला है? CO2 बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा आपके पास एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, राइट? मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करके हम वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स को ले रहे हैं और हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट सिर्फ एक ही फॉर्म होगा और जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं।
ये चीज़ यहाँ पे केमिकल इस टाइप के रिएक्शंस में समझनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो इसके अंदर रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस elements or compounds combine to form a single product, the reactant are known as combination reaction। वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई। जब दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं, अब उन्हें एलिमेंट्स और कंपाउंड भी बोल सकते हैं, जब ये कंबाइन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है। फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने बताया CaO जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो क्या बनाता है, वो फॉर्म कर रहा था CaOH2, और इसके साथ साथ हीट भी फॉर्म हो रही थी, राइट, हीट भी रिलीज हो रही थी। तो एक तरीके का कैसा रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, साथ ही साथ एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ये चीज़ मत आप सोचिएगा कि एक टाइम पे एक रिएक्शन एक ही टाइप का हो सकता है, नहीं। एक रिएक्शन बहुत टाइप का हो सकता है। तो जो हम ये भी हमने जो रिएक्शन देखा है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का, वो एक्सोथर्मिक है और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। नेक्स्ट क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, पहला एग्जांपल है CH4 मीथेन है। ये अभी आप आगे समझेंगे, जो हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें आप पूरे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है यहाँ पे, यहाँ पे नेचुरल गैस इन्होंने CH4 ले रखी है जो कि है मीथेन। ठीक है, मीथेन, मीथेन को हमने रिएक्ट करवाया O2 के साथ। ठीक है, मतलब बेसिकली उसे बर्न करा है। बर्न करने पर क्या मिला है, CO2, इसके साथ OH2O। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज हो रही है, राइट, हमने इस पे हीट रिलीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। Rice, potato, and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in cells of our body and provide energy. And the special name of the reaction is respiration. Okay, क्या लिखा है यहाँ पे, डायरेशन के दौरान हमारा जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है, आपको पता होगा। राइस, पोटैटो, ब्रेड, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज जो है ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, और इससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेस होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं। ठीक है, और इससे हम एनर्जी रिलीज होती है, और इसी रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी आप इसके बारे में भी जानोगे कि रेस्पिरेशन और इसमें क्या डिफरेंस है, राइट। तो ये अभी के लिए आप ये रिएक्शन देख लीजिए कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे जो एनर्जी है इसको हम ATP भी लिखते हैं। ठीक है, ओके, ATP भी हम एनर्जी को कंसिडर करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे चाहें तो खाली एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। ओके, ATP या फिर एनर्जी। थर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, जैसे हम उसे डिकम्पोज करते हैं, जैसे जो मिट्टी में हम उसे दफना देते हैं, और जब जो वेजिटेबल मैटर वो जब डिकम्पोज करता है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसके अंदर भी क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, डीकम्पोज होना मतलब टूटना, ब्रेक करना, राइट। यहाँ नाम से ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, ब्रेक करना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम ब्रेकिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, हम ब्रेक कर रहे होंगे। सो यहाँ पे हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे शायद स्टेटमेंट है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व, ये रिएक्शन की हम्म, अब मोटा मोटा ऐसा मान के चलिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में।
क्या बोला मैंने, एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, तो इस टाइप के रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। हमारे पास इसके लिए एक एग्जांपल है, एक्टिविटी 1.5। ओके, एक्टिविटी 1.5, अब इसको समझते हैं। एक्टिविटी 1.5 के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हमने लिया है फेरस सल्फेट। ठीक है, क्या किया है हमने, फेरस सल्फेट लिया है एक बीकर में, या फिर आप चाहें तो इसमें टेस्ट ट्यूब लिख लीजिए। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या ले रखा है, फेरस सल्फेट ले रखा है विच इज़ FeSO4, राइट। इसको हम कर रहे हैं हीट। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम इसको हीट, हमने यहाँ पे बर्नर लगा रखा है और हम इसे हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पर क्या रिलीज हो रहा है, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रहा है, तीन कंपाउंड निकल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट है ना, एक रिएक्टेंट है और वो फॉर्म क्या कर रहा है, तीन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके, ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं। ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट FeSO4, जब हम FeSO4 को हीट करेंगे तो क्या रिलीज होने वाला है, वो जो कंपाउंड है ये पानी रिलीज करेगा, पानी को लूज करेगा, साथ ही साथ फेरस सल्फेट भी एनहाइड्रस फेरस सल्फेट रिलीज होगा। बेसिकली हमारा फेरस सल्फेट उसमें से वाटर निकल जाएगा और जो बचेगा उसे आप एनहाइड्रस फेरस सल्फेट कह सकते हैं। ये जो रिएक्शन परफॉर्म होगा इसमें कलर चेंज भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब वाइट ग्रीन से लाइट ग्रीन से वाइट बन जाएगा पूरा पूरा, मतलब आप कलर चेंज देख रहे होंगे, ग्रीन से वाइट में चेंज आपको देखने को मिलेगा। थर्ड है कि ऑन फर्दर हीटिंग एनहाइड्रस फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। क्या लिखा है यहाँ पे, जब हम इसे हीट अप कर देंगे ना थोड़े से देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के अंदर होगा क्या कि लाइट ग्रीन से वाइट के अंदर आपका पूरा का पूरा बीकर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर हीट करने पर जो एनहाइड्रस सल्फेट है वो डिकम्पोज कर जाएगा इसके अंदर, फेरिक ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, Fe2O3 के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर और सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर। ठीक है, क्या मैंने बोला, जब आप हम अपना जो फेरस सल्फेट है उसको आप फर्दर हीट अप करोगे तो होगा क्या कि वो तीन उसमें डिसोसिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड विच इज़ Fe2O3 के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के अंदर और सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 के अंदर। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन था, ये एक एग्जांपल था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो इसके अंदर जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं और जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तो आप याद ही कर लीजिएगा। ओके, ये आपकी रिएक्शन रही। ठीक है, आप इसको भी यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ये बस बैलेंस करके लिखी हुई है यहाँ पे। अभी अभी आपको बता दिया कि बैलेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं, राइट। आप सबको आती होगी बैलेंसिंग। जितने नंबर ऑफ एटम LHS में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम RHS में होने चाहिए, तब जाके हमारा जो कंपाउंड है वो क्या क्या रहेगा, बैलेंस कराएगा। तो चेक कर लेते हैं, देखिए LHS में दो एटम है आपके पास आयरन के, और RHS में भी दो ही एटम है आपके पास आयरन के। ऑक्सीजन के आप देख सकते हैं कितने एटम है, 4 2 8, 8 एटम्स है हमारे पास ऑक्सीजन के। यहाँ पे भी आपको 8 एटम्स देखने को मिलेंगे, 6 और 8, राइट। आपके पास यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 8 एटम्स हैं। सल्फर क्या है, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, और जो LHS है उसके सॉरी RHS है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं सल्फर के 2 एटम्स हैं। तो ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, in this reaction, you can observe that a single reactant break down to give a simpler product. This is a decomposition reaction. यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक कर रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, और इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। मैंने आपको बताया कि एक रिएक्टेंट ब्रेक कर जाएगा सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। Ferrous sulfate crystals FeSO4.7H2O loses water when heated and the ये जो हमारे पास फेरस सल्फेट है ना FeSO4, इसका जो रियल फार्मूला है वो है FeSO4.7H2O, मतलब H2O के 7 मॉलिक्यूल्स हैं एक्स्ट्रा है। ठीक है, H2O के 7 मॉलिक्यूल्स हैं एक्स्ट्रा, जब आप इसे हीट अप करेंगे तो वाटर लूज कर जाएगा। वाटर तो इवेपोरेट कर जाता है, राइट। तो वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा जब आप इसे हीट अप करेंगे और आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा।
देन इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 के अंदर, एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के अंदर, और सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 के अंदर। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइट वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड है वो एक सॉलिड है, ये चीज़ दिमाग में आपको रखनी है कि एक सॉलिड है, और जो SO2 और SO3 है वो गैसेस है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज क्विक लाइम, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम या फिर क्विक लाइम कह सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप लाइम और क्विक लाइम कह सकते हैं, और जो आपका जो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। दो डिफरेंट नाम है, राइट। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन is in the manufacture of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब भी आप डिकम्पोजिशन हीट के इस्तेमाल करके परफॉर्म करोगे, मतलब जब आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे हीट की मदद से, और किसी चीज़ को आपने हीट अप कर दिया, फिर वो ब्रेक डाउन कर गया सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन को आप थर्मल डिकम्पोजिशन कहोगे। ठीक है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हीट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर आप हीट का यूज़ करोगे। ये भी एक क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है CaCO3, क्या है, लाइमस्टोन है, इसको हमने हीट अप करा है, तो क्या मिला है CaO क्विक लाइम और CO2 गैसियस फॉर्मेट में। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.6 इसको समझते हैं। क्या किया है हमने, यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया है, लेड नाइट्रेट लिया है यहाँ पे, ये शायद गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप अवॉइड कीजिए थोड़ी देर। हमने यहाँ पे क्या लिया, लेड नाइट्रेट, इसका रियल फार्मूला ये है जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप अवॉइड कीजिए, ये गलत फार्मूला है, NO3 नहीं होता है। ठीक है, ये PbNO3 होल ट्वाइस होता है। और लेड ऑक्साइड का फार्मूला है PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला है NO2। ठीक है, और ऑक्सीजन का फार्मूला तो O2 है ही, आपको पता ही है। तो इसमें ये भी क्या है, डिस्प्ले डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देख सकते हैं एक रिएक्टेंट किस में ब्रेक डाउन कर रहा है, तीन प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर रहा है। तो ये क्या है, एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, या इसमें हम क्या कर रहे थे, हीट दे करके कंपाउंड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए हम यहाँ पे इसको हीट अप कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, जिसकी वजह से PbNO3 होल ट्वाइस ब्रेक कर रहा है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर। तो ये क्या है, एक तरीके का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपको क्रैकल साउंड देखने को मिलेगी जब आप ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, कर 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 आवाज़ आएगी। और थर्ड है कि ब्राउन कलर फ्यूम्स आर प्रोड्यूस, ब्राउन कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगी इस रिएक्शन के अंदर, जिन्हें आप क्या बोलेंगे, वो बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यही ब्राउन कलर की फ्यूम्स इसमें से रिलीज होती हैं। आप इसे इमेज में भी देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स निकल रही हैं, ये क्या है, बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे बढ़ते हैं। इसमें आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको एक येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा लेड ऑक्साइड का। जब रिएक्शन परफॉर्म होगी, पूरी पूरी रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो नीचे आपको लेड ऑक्साइड मिलेगा प्रेसिपिटेट के फॉर्मेट में, जो कि येलो कलर का होगा। तो ये थी आपकी रिएक्शन, ये इसका पूरी पूरी रिएक्शन लिखी हुई है, इसके ऑब्जर्वेशंस, इनको याद कर लीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व द इमल्शन ऑफ ब्राउन फिल्म्स, दीज फिल्म्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखा यहाँ पे लिखा है कि जो ये ब्राउन फिल्म्स निकल रही हैं वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। ये वही रिएक्शन है जो अभी हम देख के आए हैं, राइट। जो ये है एक्टिविटी 1.6 की रिएक्शन है, वही है। अब हम आते हैं एक्टिविटी 1.7 पे। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, पर ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये क्या है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, ये दूसरे टाइप की रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके एक कंपाउंड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन परफॉर्म कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से।
ओके, तो अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे हमने वाटर का एग्जांपल लिया है, हमने वाटर की वाटर से रिलेटेड है ये एक्टिविटी। इसमें हमने क्या किया, पानी लिया H2O, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया कि उसे एक पूरे के पूरे कंटेनर में रख दिया। आप इधर से समझ सकते हैं इस रिएक्शन को। हमने क्या किया कि दो टेस्ट ट्यूब्स लिए, उसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है, और हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिखा है ना, ये ग्रेफाइट रॉड है, इसको आप इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। तो एक ग्रेफाइट रॉड ली हमने, और इसके साथ साथ एक बैटरी ली 6 वोल्ट की, और उनके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव टर्मिनल को आप बोलोगे एनोड, है ना, और नेगेटिव टर्मिनल का बोलोगे कैथोड, है ना। तो आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। जब आप ये कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पे ये रहा स्विच, ठीक है, इसकी मदद से आप इसे ऑन और ऑफ करोगे, इलेक्ट्रिसिटी आप इसे प्रोवाइड करोगे, राइट। तो अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हमने करा क्या है, जब आप इसे ऑन करोगे ना, ठीक है, आपको सेटअप समझ में आ गया होगा। टेस्ट ट्यूब्स हैं, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर हमने ग्रेफाइट रॉड डाल रखी है। ग्रेफाइट रॉड को हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और स्विच को ऑन कर दिया है। अब देखते हैं क्या होगा। अब होगा क्या कि जो वाटर है वो डिकम्पोज कर जाएगा। वो वाटर क्या करेगा, डिकम्पोज कर जाएगा। कैसे डिकम्पोज करेगा, इसका जो ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड, इसके ऊपर हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे कुछ कुछ गैसेस निकलनी शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ पे कुछ कुछ बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, और ये बबल्स यहाँ यहाँ पे जो स्पेस होगी उसके अंदर आके कलेक्ट हो जाएगा। ये जो गैस होगी ये हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कैथोड वाला जो टर्मिनल है उसकी बात कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो एनोड टर्मिनल है उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानने की है कि जो हाइड्रोजन है वो डबल अमाउंट में होगा ऑक्सीजन से। फॉर एग्जांपल अगर जितना भी है हमारे पास हाइड्रोजन, जितना भी हमारे पास जैसे एक्स अमाउंट का हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है, तो जो दूसरा जो टेस्ट ट्यूब होगा उसके अंदर 2x अमाउंट का ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। मतलब डबल होगा, जितना भी हाइड्रोजन है उसका डबल है। सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। जितना भी आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना, उसका डबल आपके पास हाइड्रोजन होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, गलती से निकाला। जो जितना भी आपके पास ऑक्सीजन होगा, राइट, उसका डबल अमाउंट का आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसके ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। इसका मैं रीज़न भी बताता हूँ आपको कि ये डबल क्यों है, हाइड्रोजन गैस डबल क्यों है अभी। अब इसे यहाँ पे पढ़ लीजिए। ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे यही है कि जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस का, अ, वो ज़्यादा होने वाला है किससे, एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन से। वो भी डबल होने वाला है। जितनी भी ऑक्सीजन गैस होगी उसका डबल अमाउंट में हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलिटिकली डिकम्पोज, जब भी वाटर इलेक्ट्रोलिटिकली डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन गैस का अमाउंट डबल होने वाला है ऑक्सीजन गैस से, ठीक है। वॉल्यूम की हम खाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो किस टाइप का बनेगा, 2:1 का रेशो बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन दो, अगर ऑक्सीजन का एक पार्ट है तो हाइड्रोजन के दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीज़न है फार्मूला, हाइड्रोजन का फार्मूला। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, H2O, राइट। तो H2O में आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है वो डबल अमाउंट में है ना। हाइड्रोजन कितना है, दो है, दो एटम है हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ एक। मतलब एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है। तो जब आप इसे डिकम्पोज करोगे, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ डिकम्पोज करोगे, तो होगा क्या, जितना भी ऑक्सीजन निकलेगा उसका डबल हाइड्रोजन निकलेगा, वॉल्यूम के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो यही इसका रीज़न है, इसका फार्मूला इसका रीज़न है। तो रीज़न यही है कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो डबल अमाउंट में होता है ऑक्सीजन से। इस रीज़न की वजह से जो गैस जो निकल रही है हाइड्रोजन गैस, वो डबल अमाउंट में है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बाकी ये पूरा का पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ खास लिखा नहीं है। हम एक्टिविटी 1.8 पे आते हैं। ये क्या है, ये भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन है, ठीक है। अब इसे दिमाग में डाल लीजिए कि अभी अभी हमने जो देखा वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और एक्टिविटी 1.8 क्या होगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा। मतलब हम लाइट का यूज़ करके ब्रेक डाउन करेंगे। ये एक तरीका क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे
तो हम इस अब एक्टिविटी को समझ लेते हैं। हमने क्या किया, चाइना डिश ली, ठीक है। चाइना डिश के अंदर हमने डाल दिया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हमने चाइना डिश के अंदर डाला और जब सनलाइट इसके ऊपर डाली, तो होगा क्या कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये किससे बना है, सिल्वर और क्लोराइड से, है ना, Ag और Cl से। तो होगा क्या, ये जो क्लोरीन है ना, ये एक ये जो है इवेपोरेट कर जाएगी बेसिकली, ठीक है। ये हीट बढ़ जाएगी तो इस वजह से ये इवेपोरेट कर जाएगी, और जो चाइना डिश है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिल्वर बचेगा। तो इस वजह से जो पूरा का पूरा जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो पूरा जो उसका जो कलर है वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रीज़न यही है कि जो क्लोराइड है वो उड़ गया है हवा में, वो उड़ गया है, वो डिसोसिएट हो गया, और जो बीकर जो हमारा चाइना डिश है उसके अंदर क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर बचता है, Ag, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे इसकी रिएक्शन देख सकते हैं। रिएक्शन है AgCl, ठीक है। AgCl रिएक्ट कर रहा है, हमने हमने इसके ऊपर लाइट डाली है, बस सनलाइट या फिर आप किसी भी तरीके की लाइट डाल सकते हैं इसके ऊपर। जब इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो ये सिल्वर और किसके अंदर ब्रेक डाउन कर जाएगा, क्लोराइड के अंदर। सिल्वर और क्लोराइड के अंदर ये चीज़ क्या करने वाली है, ब्रेक कर जाएगी। यहाँ पे इसके ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं, ठीक है। आपको फार्मूला तो पता ही होगा, सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला है AgCl, सिल्वर का है Ag, क्लोरीन का है Cl2। ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा सनलाइट के अंदर, क्यों, क्योंकि ये चीज़ हवा में उड़ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ रहेगी ही नहीं हीट की वजह से ही, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसे, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, हमने सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक कर दिया सिल्वर और क्लोराइड के अंदर विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो ये क्या होगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा। इसकी रिएक्शन यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, 2AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Cl के अंदर ब्रेक कर गया। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड की, सिल्वर ब्रोमाइड ये भी बिल्कुल सेम तरह से बिहेव करता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी अगर आपने इसको भी सनलाइट के अंदर डाला तो Ag और Br के अंदर ये चीज़ ब्रेक कर जाएगी, और सिल्वर और ब्रोमाइड के अंदर ये चीज़ ब्रेक करने वाली है, ठीक है। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो अभी हमने जो रिएक्शन पढ़ी है, ये जो है सिल्वर ब्रोमाइड वाली, ये किस में यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। किसके अंदर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। ये इस पे भी सवाल बनता है कि बताइए व्हाट इज द रिएक्शन इन विच वी व्हाट इज द रिएक्शन इन विच ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इज यूज्ड, राइट। मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर किस टाइप की रिएक्शन यूज की जाती है, तो ये आपका आंसर होगा। Decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light, electricity. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो या तो हीट के फॉर्मेट में हो, या तो वो लाइट के फॉर्मेट में हो, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, ठीक है। फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, या तो वो हीट के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जब भी एक रिएक्शन हो जिसके अंदर हमें हीट को पुट इन करना पड़े, मतलब वो रिएक्शन के अंदर हमें हीट डालनी पड़ रही है तब जाके रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, उस टाइप के रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, उस टाइप के रिएक्शन को आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम दोगे। आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, एक्टिविटी 1.9, यहाँ पे है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसको समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इसमें होता क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एक रिएक्शन के अंदर दो, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, दो दो सब्सटेंसेस को लेते हैं, और जो सब्सटेंस केमिकली ज़्यादा पावरफुल होता है वो दूसरे सब्सटेंस को रिमूव कर देता है रिएक्शन के अंदर। हम इसको मैं एग्जांपल की मदद समझाना चाहूँगा। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ये, आयरन रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट गिव्स अस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। ये इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे नहीं लगेगा, ये चीज़ गलत है, यहाँ पे आप ऐसे एरो लगाओगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को और थोड़ा ढंग से समझते हैं।
हमारे पास आयरन है, हमने क्या किया है, आयरन को पुट इन कर दिया। पहले मैं इसका पूरा सेटअप समझा देता हूँ इस रिएक्शन का। हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने डाला कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है, एक सोल्यूशन है, ब्लू कलर का एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट, जिसके अंदर कॉपर है, ठीक है, और सल्फेट है, ठीक है। तो कॉपर हमने इसके अंदर डाल रखा है, ठीक है। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर मैंने क्या करा, नेल डाल दिया, क्या नेल डाल दिया, आयरन नेल, ठीक है। जो कील नहीं होती आयरन की कील, उसको हमने इसके अंदर डिप कर दिया एक थ्रेड के साथ, और हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, 1-2 घंटे के लिए। कुछ टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आयरन है उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर डिपॉजिट हो गई है। क्या बोला मैंने, जो आयरन है उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर डिपॉजिट हो गई है, और जो कलर है सोल्यूशन का वो थोड़ा थोड़ा फेड आउट कर जाएगा, ठीक है। दो ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगी इस एक्टिविटी में। एक तो आयरन नेल के ऊपर ब्राउनिश कलर की एक लेयर डिपॉजिट होगी, और जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर थोड़ा सा फेड कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, आफ्टर लीविंग आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट अ लेयर ऑफ ब्राउनिश ब्राउनिश आयरन सल्फेट इज फॉर्म। एक एक ब्राउनिश कलर की लेयर फॉर्म हो जाएगी आयरन नेल के ऊपर, जो कि आयरन सल्फेट की है, ठीक है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कलर सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का कलर है वो फेड कर जाएगा। अब इस रिएक्शन को और समझते हैं कि हो क्या रहा है इस रिएक्शन में। बेसिकली आयरन रिएक्टिव है बहुत ज़्यादा। आयरन क्या है, ये जो चीज़ है ये रिएक्टिव है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिएक्टिव होते हैं, राइट। कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ नहीं होते, राइट। तो इसकी एक रिएक्टिविटी टेबल होती है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। वो मैं अभी अभी आपको बता दूंगा कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं रिएक्टिविटी सीरीज की, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, राइट, और वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। हाँ, और जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। क्या बोला मैंने, मैं अभी आपको एक टेबल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, शायद अभी इसके बाद, ठीक है। उसके अंदर आपके पास कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। जो टॉप पे एलिमेंट्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं। वो जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो जो हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं उनके कंपाउंड से। एग्जांपल के लिए हमारे पास है कॉपर सल्फेट। अभी के लिए आप मान लो कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन के पास क्या पावर है कि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है SO4 के बॉन्ड से, ठीक है। मतलब कॉपर को ये हटा सकता है। क्या बोला मैंने, आयरन कॉपर को हटा सकता है SO4 के कंपाउंड से। तो होगा क्या, जब ये रिएक्शन परफॉर्म होगी तो आयरन कॉपर को हटा देगा, SO4 से हटा देगा, और खुद उसकी जगह लग जाएगा। क्या फॉर्म करेगा, FeSO4, और कॉपर हवा में डेसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ रिएक्शन होने वाला है। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था, इस वजह से उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। बट अगर यहाँ पर आयरन की जगह अगर कॉपर होता तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। क्या कहने की कोशिश है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मेरे पास होता कॉपर, ठीक है, और कॉपर को मैं FeSO4 में ऐसे डिजोल्व कर देता, ऐसा कुछ होता तो नहीं, लेकिन आप अभी के लिए मान लीजिए कि FeSO4 एक सोल्यूशन है, उसके अंदर मैंने कॉपर डाल दिया होता, ठीक है। तो तब ये जो कॉपर है ना, ये आयरन को डेसोसिएट नहीं कर पाता, मतलब डिस्प्लेस नहीं कर पाता आयरन को, ठीक है। ये कॉपर, दोबारा बोल देता हूँ, ये जो कॉपर है ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। रीज़न, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, ठीक है। कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से। तो रूल यही है कि जो मोर रिएक्टिव कंपाउंड होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है उसके कंपाउंड से, ठीक है। तो आई गेस ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, ओके। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा टाइप का कुछ आपको देखने को मिलेगा। अ, ये जो नेल है, यहाँ पे जो आप नेल देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल नेल है, नॉर्मल नेल, ठीक है। और ये वाली जो नेल है ये रिएक्शन के बाद की है, आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद ऐसे टाइप की एक ब्राउनिश लेयर क्लियर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों नेल्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो लेयर क्रिएट हुई है ये है क्या दरअसल, ठीक है। ये जो लेयर है ये बेसिकली कॉपर की लेयर है, इसके ऊपर कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। और जो आप कॉपर देख रहे हैं यहाँ पे, जो सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर था वो क्या हुआ है, उसका जो कलर है वो फेड कर गया है। ये ऑब्जर्वेशन आपको दिमाग में रखनी है।
नेक्स्ट एक्टिविटी पे बढ़ते हुए, ठीक है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। ये जो आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन हुआ है इस एक्टिविटी के अंदर। आयरन रिएक्ट किया है कॉपर सल्फेट के साथ और उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। आयरन सल्फेट फॉर्म कर लिया और कॉपर सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो गया, ठीक है। आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी एग्जांपल्स है इसके। जिंक रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट, है ना। लेड रिएक्टेड विद कॉपर क्लोराइड। ये आपके पास रिएक्शंस हैं, इनको भी आप याद कर लीजिए। कम से कम 2 रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। नाउ लेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, देखिए। जिंक को हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ, और लेड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर क्लोराइड के साथ। जिंक और लेड दोनों ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, तो इस वजह से इन दोनों ने ही कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद खुद सोल्यूशन के अंदर लग गए, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये तभी परफॉर्म हो पाएगा जब आप मोर रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ कम रिएक्ट करवाएंगे। ओके ओके। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो अभी हमने पढ़ा है इसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास है कोई कंपाउंड ए बी, ठीक है। आपके पास है ए बी रिएक्ट करता है सी डी के साथ। क्या बोला मैंने, ए बी जो है वो रिएक्ट करता है सी डी के साथ और फॉर्म कर लेता है ए डी बी, ए डी प्लस में बी सी। इसी को आप कह सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मतलब ए जो है वो एक अलग एलिमेंट है, बी एक अलग एलिमेंट है, सी एक अलग एलिमेंट है और डी एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। जब ए बी रिएक्ट करता है सी डी के साथ, तो ए ने क्या करा, डी के साथ एक बॉन्ड बना लिया और बी ने क्या करा, सी के साथ एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और क्या हुआ, इस टाइप का एक रिएक्शन फॉर्म हो गया। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। मतलब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे दे रखा है। हमने लिया था बेरियम क्लोराइड, इसको हमने रिएक्ट करवाया सोडियम सल्फेट के साथ। ये जब दोनों रिएक्ट करे एक दूसरे के साथ तो क्या फॉर्म हुआ, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, ठीक है। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। अब सवाल उठता है कि बीए ने, जो बेरियम है, उसने सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ही क्यों रिएक्ट करा, SO4 के साथ ही रिएक्ट क्यों करा। जो बेरियम है वो सोडियम के साथ भी तो एक बॉन्ड बना सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको मैं समझाता हूँ। सो ये चीज़ मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर के समझा पाऊंगा। जब मैंने बोला BaCl2, ठीक है, BaCl2, राइट, मैंने ये चीज़ बोली BaCl2। अगर मैंने इस कंपाउंड को वाटर के अंदर डाला, ठीक है, तो ये डेसोसिएट कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। जब एक कंपाउंड ब्रेक करता है वाटर के अंदर तो उसे आप आयोनाइजेशन बोल सकते हो। तो जब ये ब्रेक करेगा तो किसमें ब्रेक करेगा, Ba पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। क्या बोला मैंने, ये BaCl2 जब ब्रेक करेगा तो वो ब्रेक करेगा Ba पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैंने जो हमारा ये जो कंपाउंड है NaSO4 को जब मैंने वाटर के अंदर डाला, वाटर के अंदर अगर मैं इसे आयोनाइज करूंगा तो ये किस में ब्रेक करेगा, Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव के अंदर, ठीक है। अब आपने शायद 9th में पढ़ा होगा कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। अपोजिट चार्जेस, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो होगा क्या कि जब इन दोनों को ही मैं वाटर के अंदर पुट इन करूंगा, वाटर के अंदर आयोनाइज करूंगा बेसिकली, तो
ये जो दोनों कंपाउंड्स है डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है, और इनके जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। तो जो इनके आप चार्जेस देख सकते हैं, पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, और जो नेगेटिव वाला है वो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का एक बॉन्ड बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये SO4 के साथ बॉन्ड बनाएगा, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव ही बॉन्ड बनाएंगे, कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे क्या बनेगा, BaSO4, ठीक है, BaSO4, यहाँ पे आप देख सकते हैं BaSO4 बना है, ठीक है। साथ ही साथ जो Cl नेगेटिव है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सोडियम के साथ, NaCl, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है, इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, और उसी से आपके क्या बन जाते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं रिएक्शन की, कि कितने टाइप के क्या क्या आपको देखने को मिलेगा रिएक्शन के अंदर। पहली बात तो यही है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसके अंदर क्या होगा, ये एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है इसमें। यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, सो द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ प्रेसिपिटेट, जो चीज़ सॉल्युबल नहीं होती, जो चीज़ नहीं मिल पाती सोल्यूशन के अंदर, जो चीज़ नीचे जाके सेटल डाउन कर जाती है, उसे आप प्रेसिपिटेट बोलते हो, राइट। जो इनसॉल्युबल होता है, जो इसे आप मिला नहीं सकते सोल्यूशन के अंदर, उसे आप प्रेसिपिटेट बोलोगे। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन कॉल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक ऐसे किसी भी तरीके का रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा हो, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है इस टाइप के रिएक्शन का। द वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ दिस। जब आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तो एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा BaSO4 का, ठीक है। This is formed by the reaction of SO4 negative voltage and Ba4 positive। अभी हमने देखा कि Ba जो है वो SO4 के साथ बॉन्ड बनाता है। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे -2 लिखा हुआ है या +2 लिखा हुआ है, तो इसको सिर्फ आप इतने समझो कि SO4 की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, और Ba की वैलेंसी भी 2 होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज बनता है, SO4 नेगेटिव, ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज बनता है, Ba +2 का चार्ज बनता है इसके ऊपर, ओके ओके, ठीक है। ये जो चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती, लेकिन आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझ जाओगे। अगले अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं आपको इस चीज़ को ढंग से समझा दूंगा जब टाइम आएगा। अभी के लिए तो आप इसको इतना ही समझ लीजिए कि इस तरह से आपके जो कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। सच अ रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। आयंस क्या होते हैं, यही जो भी अभी जो हम पॉजिटिव नेगेटिव बात कर रहे थे ना, जैसे बी ए जो पॉजिटिव एक आयन है, इसको हम आयन बोलते हैं, ठीक है। SO4 नेगेटिव एक आयन है, ये भी एक आयन है, ठीक है। तो इनको हम आयंस बोलते हैं। तो जब एक्सचेंज ऑफ आयंस परफॉर्म होता है, जब आयंस एक्सचेंज करते हैं किसी रिएक्शन के अंदर, तो वो एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और आगे बढ़ते हुए, ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जितने भी टाइप के केमिकल रिएक्शंस थे वो हो चुके हैं, ठीक है। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे, ये क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकेम्स कोटेड विद, अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं 1.11, राइट। हमने क्या किया, एक चाइना डिश लिया, उसके अंदर कॉपर पाउडर डाला है, ठीक है। ये जो ब्राउनिश कलर का आप देख रहे हैं ये कॉपर पाउडर है, कॉपर पाउडर, ठीक है। जो कॉपर पाउडर है उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं। जब आप इसे हीट अप करेंगे तो होगा क्या, आपको क्या देखने को मिलेगा, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर कॉपर ऑक्साइड, व्हाई दिस हैपेंस। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, ठीक है। इससे पहले इस रिएक्शन को समझ लेते हैं 1.11 को। होगा क्या कि जब कॉपर को मैं हीट अप करूंगा, जब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करूंगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, है ना। और जब आप कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे ना तो वापस से आपको कॉपर मिल जाएगा। ये दोनों रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन हाँ
इसके क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस हैं। वो कह रहा है कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, और कॉपर ऑक्साइड के अंदर जब आप हाइड्रोजन गैस ऐड कर दोगे तो आपके पास कॉपर और H2O मिल जाएगा, आपको कॉपर और H2O मिल जाएगा। Now, the surface of copper powder became coated with black copper oxide. Why has this black substance become? Why has this black substance formed? मतलब ये जो black substance है होता क्यों है? यहाँ पे बोल क्या रहे हैं बेसिकली, आपने देखा होगा कि जब कॉपर पाउडर को हम रख देते हैं बहुत टाइम तक, तो होगा क्या, आप देखोगे कि एक लेयर फॉर्म हो जाती है ग्रीनिश कलर की कॉपर के ऊपर, राइट। कॉपर के ऊपर एक ग्रीनिश कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, या फिर आपने आयरन के ऊपर भी देखा होगा, आयरन को बहुत लंबे टाइम तक अगर हम छोड़ दें तो उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाती है ब्राउनिश कलर की, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। जब भी इस टाइप की लेयर्स फॉर्म होते हैं इसको हम कोरोजन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आगे है, उससे और ढंग से समझाता हूँ, ठीक है। अभी अभी जो हमने रिएक्शन देखा वो ये रहा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर मैंने वही मैं बहुत बोलूँ, इसके अंदर अगर आपने हाइड्रोजन गैस पास कर दी तो द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, जो ब्लैक कोटिंग है सरफेस के ऊपर वो ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। हमने रिएक्शन की शुरुआत कहाँ से करी थी, कॉपर के साथ, वापस से ही आप कॉपर पे ही पहुंच जाओगे, ठीक है। सो इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, तो वो कहलाएगा, वो ऑक्सीडाइज कहलाएगा, वो जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज कहलाएगा। हम ये बोलेंगे कि ये जो सब्सटेंस है क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन के अंदर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर देता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिड्यूस हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज while the other get reduced during a reaction, such reaction known as oxidation reaction, sorry, oxidation reduction reaction और redox reaction। कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ परफॉर्म हो रहा हो, उन जैसे रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, या तो किसी कंपाउंड या फिर किसी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। ये दोनों सिचुएशन अगर हो रही हैं तो आप इसको आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलोगे। आप बोलोगे कि ऑक्सीडेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। बट वहीं पे अगर किसी एलिमेंट के अंदर या फिर किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा तब क्या बोलोगे, रिडक्शन, और जब ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा आप उसे बोलोगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब कुछ ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर दोनों एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उनको आप बोलते हैं रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शंस, ओके। उनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर के अंदर। कॉपर ऑक्साइड ने क्या लूज कर दिया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और यहीं पे हाइड्रोजन जो है उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है, दोनों एक साथ परफॉर्म हुआ है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ओके। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इनको आप चाहें तो याद कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए, if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized। कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन को लूज कर देता है, उस टाइप के रिएक्शन को ऑक्सीडाइज बोलेंगे। मतलब हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन परफॉर्म हुआ है, वो जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज कहलाएगा। और इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर दे और हाइड्रोजन को गेन कर ले तो हम बोलेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हुआ है, ओके। ओके, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे। अब हम देखते हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसके क्या क्या
इफ़ेक्ट्स होते हैं। डेली लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से। अब हम बात करेंगे कोरोजन के बारे में, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। अच्छा देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स और शाइनी व्हेन न्यू but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. आपने देखा होगा कि जब नए नए आयरन आर्टिकल्स आते हैं तो उसके अंदर क्या जो आयरन है वो शाइनी होता है, बिल्कुल चमक रहा होता है, कुछ उसके अंदर इम्प्योरिटी, कुछ गंदा नहीं दिख रहा होता। वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म होने लग जाती है आयरन के ऊपर, ठीक है। तो इसी ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इसी प्रोसेस को आप रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हेन अ मेटल इज अटैक बाय सब्सटेंस सच अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड। जब एक मेटल के ऊपर अटैक किया जाता है मॉइस्चर और एसिड के, मॉइस्चर और एसिड और बाकी चीज़ों द्वारा, इट इज सेट टू कोरोड। तब वो जो सब्सटेंस है, तब वो जो मेटल है वो कोरोड होना शुरू हो जाता है, and this process is known as corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are other examples of corrosion. जब भी मेटल के ऊपर अटैक किया जाता है, मतलब जब भी मेटल जो है वो रिएक्ट करता है मॉइस्चर और एसिड के साथ और बाकी चीज़ों के साथ, तो बेसिकली क्या होता है, हम ये बोलते हैं वो जो मेटल है वो धीरे धीरे करोड कर रहा है, उसके ऊपर कोरोजन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ इसके एग्जांपल्स क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग है इसका एग्जाम्पल। और जो सिल्वर होता है, सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग क्रिएट हो जाती है, ठीक है, वो भी कोरोजन है, ठीक है। साथ ही साथ सिल्वर के साथ भी होता है ये, कॉपर के साथ भी होता है ये। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर क्रिएट होती है, साथ ही साथ सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर क्रिएट होती है। ओके, ओके, और आगे बढ़ते हैं। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू द कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड ऑल अदर objects made up of metals, especially those of irons. Corrosion ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। यहाँ पे जो कोरोजन है वो ज़्यादातर मेटल्स को हार्म करता है। मैं सारे मेटल्स की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर मेटल्स को हार्म करता है कोरोजन। कोरोजन की वजह से मेटल वीक हो जाता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ज़्यादातर जो ब्रिजेज़ हैं, कार बॉडीज़ हैं, जो आयरन की रेलिंग्स हैं, वो सब क्या है, आयरन से बनी हुई है, राइट, सब कुछ आयरन से बना हुआ है। तो अगर कोरोजन को अगर हमने अवॉइड किया, हमने कोरोजन होते रहने दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो आयरन आर्टिकल्स कमज़ोर पड़ने लग जाएंगे, वीक होने लग जाएंगे, जिस वजह से क्या हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, रेल की पटरियाँ टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो ये जो प्रॉब्लम है एक सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है, कोरोजन एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। तो अभी हम इस पे बात करेंगे कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, राइट। अभी हम बात करते हैं रेंसिडिटी के ऊपर, कि रेंसिडिटी क्या होता है। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, हमने देखा होगा कि जब भी हम चिप्स विप्स खरीद के लाते हैं या फिर कुछ बिस्किट विस्किट, और जब हम उसे बहुत लंबे टाइम के लिए एयर में एक्सपोज करके रख देते हैं, तो होता क्या है बेसिकली, जो वो है, जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, राइट। मतलब वो सीले सीले से लगता है, ऐसा लगता है सील गए हैं ये, राइट। और वो खाने में टेस्टी नहीं लगता, उनका एक अजीब सा टेस्ट हो जाता है, ठीक है। दे बिकम रेसिड एंड दे स्मेल एंड टेस्ट चेंज। वो जो सब्सटेंस आर्टिकल्स है वो क्या बन जाते हैं, वो रेसिड हो जाते हैं और उनका स्मेल और टेस्ट चेंज कर जाता है। यूजली उनके उनके साथ होता क्या है कि जो फैट होता है और जो ऑयल होता है, स्नैक्स के अंदर जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है, वो वो क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है जो कि हवा के अंदर प्रेजेंट होती है, और जिस वजह से उसका टेस्ट, उसका स्मेल चेंज कर जाता है, उसका टेक्सचर भी चेंज कर जाता है। यूजली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उनको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, ठीक है, जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, उनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का एग्जांपल है आपके पास ऑयल्स, ठीक है। जैसे आप अचार के अंदर देखते होंगे, अचार के अंदर बहुत सारा ऑयल यूज़ किया जाता है। वो ऑयल इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम जो पिकल है उसको बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, एंटीऑक्सीडेंट्स काम कैसे करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और सब्सटेंस को रिएक्ट नहीं होने देते। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक एक बीकर है, उसके अंदर कुछ पिकल रखा हुआ है, राइट, मेरे पास एक बीकर है उसके अंदर पिकल रखा हुआ है, तो पिकल पिकल के अंदर मैंने बहुत सारा ऑयल डाल दिया, ठीक है। अब ऑयल करेगा क्या बेसिकली, ऑयल
ऑक्सीजन के साथ, जो बाहर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके खुद शहीद हो जाएगा, लेकिन पिकल को बचा लेगा। ठीक है, जो पिकल है वो बच जाएगा, वो प्रिजर्व हो जाएगा। इसी वजह से जो आपका जो अचार होता है वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है, क्योंकि क्योंकि जो ऑयल होता है वो उसे प्रिजर्व कर लेता है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। जो जिन फूड के अंदर फैट और ऑयल होता है उनके साथ हम एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। अब कुछ कुछ मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। एक तो यही है, आप एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करें, यूज एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, आप एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करें जिससे आपका जो सब्सटेंस है वो बचा रहेगा। आप एयर टाइट कंटेनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप एयर टाइट कंटेनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका सब्सटेंस फिर बच जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप नाइट्रोजन का भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है। ज़्यादातर जो चिप्स होते हैं ना, चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर हम बोलते हैं ना हवा भरी है, हवा भरी। वो हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है, जिस वजह से आपके चिप्स प्रिजर्व रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते लंबे टाइम तक। बेसिकली नाइट्रोजन जो है एक नॉन रिएक्टिव गैस है। ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैस है, ये रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, और आपके सब्सटेंस, आपका जो फूड है उसको प्रिजर्व रखती है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। ओके, ओके। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि चिप्स जो है उनके अंदर नाइट्रोजन होती है, जो कि एक नॉन रिएक्टिव गैस है, और वो आपके जो चिप्स होते हैं उनको उनको प्रिजर्व करके रखती है। ओके, सो गाइस, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। उसकी मोटी मोटी थ्योरी हमने देख ली है, ज़्यादा ज़्यादा जो जितने भी कंसेप्ट थे उन सबको हमने कवर कर लिया है चैप्टर के अंदर। ठीक है, और अगर आपको जितना भी मैंने बताया उसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पीपीटी के अंदर आपको जो अभी मैं आपको जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ उसके अंदर कोई भी एरर दिखता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है, गलतियाँ हो जाती है, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पूरा का पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, जो थ्योरी पार्ट है हम फिनिश कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मेरे नोट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, जितने भी हमने कंसेप्ट देखे, हम कुछ एक्स्ट्रा सवाल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।